हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गैसों के आदान प्रदान के बारे में। अभी तक हम लोगों ने देखा था पाचन की क्रिया के बारे में कि हमारे शरीर में पाचन की क्रिया कैसे होती है। अब जानना हम लोग को है श्वसन की क्रिया के बारे में, अर्थात गैसों की आदान प्रदान की क्रिया को हम समझेंगे। अब गैसों की आदान प्रदान की बात की जाए तो उस क्रिया को जनरली हम लोग श्वसन कहते हैं। पहले श्वसन की बातों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये नया चैप्टर की आपकी आगाज है और ये श्वसन के बारे में थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। तो श्वसन की घटना पहले क्या कही जाती थी कि दो प्रकार की श्वसन होते हैं। एक होता है कि सांस लेना और दूसरा सांस छोड़ना, और इन दोनों क्रियाओं को मिलाकर हम क्या कहेंगे? सांस छोड़ना। इन दोनों क्रिया को जब एक साथ मिला दे तो उसी को हम क्या कहते थे? उसी को श्वसन कहते थे। अभी तक तो हम लोगों ने यही डिफिनेशन पढ़ा था कि प्रश्वास और उच्छ्वास, प्रश्वास और उच्छ्वास मतलब इनजेशन, ध्यान समझिए, इनजेशन, ठीक है, और एक होता है एक्स, इंजेशन नहीं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। मतलब क्या? इन करना, अंदर जाना, और एक्सपिरेशन मतलब बाहर निकलना, एग्जिट होना। इन करना और एग्जिट होना, यही दो चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने। लेकिन जरा सोचिए कि क्या श्वसन की क्रिया में सिर्फ इतना ही घटना होती है कि बाहर से सांस लीजिए और अंदर से बाहर सांस छोड़िए? क्या सिर्फ इतनी सी घटना होती है? तो आपके मन में ख्याल आएगा, नहीं भाई नहीं। अगर सिर्फ इतनी सी घटना होती तो श्वसन की क्या मतलब बनता? कोई मतलब ही नहीं बनता। दरअसल होता क्या है कि सांस लेने और सांस छोड़ने के अलावा मूलभूत जो क्रियाएं होती हैं उनको हम लोग तो भूल ही जाते हैं। कोशिकाओं में जाना, कोशिकाओं में एंजाइमिक कार्य करना, कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण की क्रिया करना, ऊर्जा का उत्पादन होना, ये सभी क्रियाएं जब सभी तरीके से चलती है तभी तो गैस जो अंदर आती है तब तो बाहर रिलीज होती है। मतलब क्या? श्वसन की क्रिया सिर्फ सांस लेने या और सांस छोड़ने से समाप्त नहीं होती, बल्कि इनके साथ में अन्य बहुत सारी क्रियाएं हैं जो संयुक्त रूप में चलती है। और इस संपूर्ण क्रियाओं के जो सम्मिलित रूप है, इसी सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। मतलब कहेंगे क्या कि श्वसन एक प्रकार की जैव प्रक्रिया है। जैव प्रक्रिया इसलिए कहेंगे क्योंकि जैव प्रक्रिया उन सभी घटनाओं को कहते हैं जो एक जीव इस धरती पर जीवित रखने के लिए या अपने आप की सामंजस्य बैठाने के लिए, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जिन क्रियाकलापों को करते हैं उन क्रियाकलापों को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया। और श्वसन भी उसी में से एक जैव प्रक्रम है जो हमें क्या करती है? अलग अलग प्रकार से हमें बेनिफिशियल देती है। श्वसन एक ऐसी जैव प्रक्रम है कि जिसके बिना 5 मिनट भी और 4 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना देर आप बात करें, कम से कम समय में भी आपकी मृत्यु हो सकती है श्वसन के बिना। क्योंकि आपका शरीर 1 सेकेंड के लिए भी बिना ऊर्जा का नहीं चल सकता। एक एग्जांपल समझिए कि अगर मोबाइल है, 50 लाख का आपने मोबाइल खरीदा है, ठीक है, 50 लाख का आपने सपोजेट मोबाइल खरीदा है। उस 50 लाख के मोबाइल अगर डिस्चार्ज हो, अगर उसमें बैटरी नहीं हो, तो बताइए क्या आप उसका यूज कर सकते हैं कुछ? क्या? तो वो 50 लाख का मोबाइल भी आपके किसी काम का नहीं होता, क्योंकि उनमें डिस्चार्ज नहीं है। डिस्चार्ज है वो क्योंकि उसमें एनर्जी अवेलेबल नहीं है, और विदाउट ऑफ एनर्जी ये मोबाइल आपको किसी भी प्रकार की सुविधा का फायदा जो भी होगा वो सुविधा प्रदान नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब क्या कि यह 50 लाख की हैंडसेट भी किसी काम की नहीं हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में बिल्कुल हर चीज अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ उसमें से एक ऊर्जा का वैल्यू 0 हो जाए, श्वसन की क्रिया बिल्कुल बंद हो जाए, ऊर्जा का उत्पादन बंद हो जाए, तो हम जीवित नहीं रह सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और कुछ भी इन द सेंस, आप लोग सोच रहे होंगे कुछ भी नहीं करने का मतलब आराम से सो जाएंगे। भाई साहब, सोने में भी एनर्जी लगती है, बैठने में भी एनर्जी लगती है, बोलने में एनर्जी लगती है, चलना है फिर एनर्जी लगती है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना एनर्जी का होगा।
मतलब क्या कि ऊर्जा के बिना हमारा शरीर संभव नहीं है, और ऊर्जा तभी संभव है जब श्वसन की क्रिया हो। मतलब सीधा शब्दों में कहा जाए कि श्वसन एक क्या है, महत्वपूर्ण क्रियाओं में से एक है, जिनके बिना जीवन की अभिकल्पना भी करना दुर्लभ होगा। मतलब जिसकी अभिकल्पना भी नहीं कर सकते। जिनमें सांस लेना, सांस छोड़ना, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इन दोनों घटनाओं के सम्मिलित रूप, जिसके साथ में कोशिकाओं के अंदर होने वाली अन्य एंजाइमिक क्रिया, इन सभी को एक साथ मिलाकर जो क्रिया बनती है, उन्हीं क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, श्वसन कहते हैं। अब बात आती है कि श्वसन अगर होती है तो श्वसन एक प्रकार की जैव प्रक्रिया है। मतलब कंफर्म हो गया कि इसमें अंग तंत्र शामिल होंगे। एक अंग तो पूरी जैव प्रक्रिया नहीं कर सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि श्वसन के अंदर काम करने वाला एक अंग तंत्र होगा, और यह अंग तंत्र क्या कहलाएगा, तो श्वसन तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, श्वसन तंत्र कहलाएगा। जब बात आती है श्वसन तंत्र की, मतलब आपका पूरा का पूरा एक अंग तंत्र, तो हम कह सकते हैं कि श्वसन तंत्र के अंदर अंगों का समूह होगा। अंगों का क्या होगा, अंगों का समूह रहा होगा, और यह समूह मिलकर क्या बनाएगा, तो श्वसन का अंग तंत्र बनाएगा, अर्थात श्वसन तंत्र बनाएगा। तो कहता है कि भाई श्वसन तंत्र अगर अंगों का समूह है, तो जरा मुझे ये भी बताओ कि ये किन किन अंगों से मिलकर बना है। ठीक है, किन किन आपके अंगों से मिलकर बना है। तो जरा हम बात करते हैं कि कौन कौन से अंग इसमें शामिल होते हैं, श्वसन के अंगों को। जैसे देखिए, एक फोटो बनाते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब मेरा बताने का मतलब सिर्फ नाक है, थोड़ा सा इमेज मतलब वैसा परफेक्टली नहीं बना जैसा चाहिए। देखिए, ये नाक वाला हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, नाक का हिस्सा है। ठीक है, जरा देखिए कि नाक के नीचे का एक छोटा सा हिस्सा ये जो उठा हुआ भाग है, इसे हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं, नथुना कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, नथुना। नाक से ऊपर वाला जो लेयर है इसे कहते हैं नथुना या नॉस्ट्रिल। ठीक है, अब नथुना के ऊपर जाइएगा तो दो नासिका वेश्म मिलेंगे, नासिका का छिद्र मिलेगा, दो मिलेंगे ना वेश। तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा हमें, नासिका का छिद्र मिलेगा, नासिका छिद्र मिलेगा। अब जरा सोचिए कि नासिका छिद्र मिलेगा, तो यह नासिका छिद्र एक छोटी सी पतली सी पट्टी बीच में होती है, इन पट्टी से दो भागों में बढ़ती है, जो यह नासिका पट्टी है। क्या आपका, नासिका पट्टी होती है, जिनसे दोनों छिद्र अलग अलग फॉर्म में बटेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, नासिका पट्टी। दो होल होते हैं और दोनों होल के अंदर से बह जाता है। इसी नासिका पट्टी के पास, इसी नासिका छिद्र में छोटे छोटे रोम भी पाए जाते हैं, नासिका वाले रोम भी पाए जाते हैं। तो पहले क्या देखा, नथुना हमने देखा, फिर उसके बाद क्या देखा, हम लोगों ने नासिका छिद्र देखा, फिर नासिका पट्टी की बात कर ली कि नासिका पट्टी होता है, इसके अंदर छोटे छोटे रोम भी पाए जाते हैं। क्लियर है। अब यह जब नाक से अंदर की तरफ जाएगा, तो यह द्वार आगे बढ़ते बढ़ते यह पहुंचेगा मुख के पास। कहां पहुंचेगा, मुख के पास पहुंचेगा। मुख कहीं से यहां तक है, तो कहां पहुंचेगा, यह मुख में पहुंचेगा। ठीक है, मुख में पहुंचने के बाद कहां पहुंचेगा, तो यह ग्रसनी की तरफ अग्रसर होगा। तो ग्रसनी के पास दो द्वार होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था पाचन तंत्र में। ग्रसनी के पास कितने द्वार होते हैं, दो द्वार होते हैं। जैसे ये देखिए ऊपर से आ रहा है नली, ग्रसनी के पास दो द्वार होते हैं। ठीक है, एक द्वार जिनसे भोजन अंदर जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निगल द्वार, मतलब निगलने वाला। और एक क्या होता है, जिनसे भोजन सांस अंदर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंठ द्वार। क्या कहते हैं, कंठ द्वार कहते हैं। क्लियर है। अब भोजन जब जो सांस है, जो हवा है, ऑक्सीजन यहां तक पहुंचती है। अब पहुंचने के बाद ये नीचे की तरफ बढ़ेगी,
बढ़ेगी ना जी। तो नीचे की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ पे स्वर यंत्र छोटा सा होता है, लिपलिपी होता है, जो कंठ द्वार को हटाकर यह निगल द्वार को कवर कर देता है, और सांस जो होती है कंठ द्वार से आसानी से अंदर की तरफ प्रवेश करती है। अब कंठ द्वार से जब अंदर की तरफ प्रवेश करेगी, कंठ से जब नीचे की तरफ आएगी, मतलब क्या हो गया कि यह ग्रसनी में अंदर जाएगी। यह मुख में गया और मुख के बाद कहां पहुंच गया, मुख के बाद यह पहुंच गया ग्रसनी में। कहां पहुंच गया, ग्रसनी में। और ग्रसनी में जाने के बाद किस वाले होल में प्रवेश कर रहा है हवा, तो कंठ द्वार वाले पार्ट में कवर कर रहा है। तो अगला पार्ट एक कहां पहुंच जाएगा, यह अगला पार्ट पहुंचेगा कंठ द्वार में। कहां पहुंचेगा, कंठ द्वार में। क्लियर है आप लोग को, ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ द्वार। अब कंठ द्वार में पहुंच गया तो हवा जब कंठ द्वार में जाएगी तो फिर वो आगे की तरफ बढ़ेगी। जब कंठ द्वार से नीचे जाएगी तो वह जाएगी श्वसनिका में। कहा जाएगी, श्वसनिका में। ठीक है, देखिए यहां पे मैं अरेंज करता हूं, एक एक चीजें बताता हूं वहां से। ठीक है, कहां पहुंच गए हम लोग, कंठ ग्रसनी के बाद कंठ द्वार, कंठ द्वार के बाद हमारा कहां पहुंचेगा, श्वसनिका में। यहां से नासिका छिद्र, नासिका छिद्र जिसमें श्लेष्मा भी रहती है, नासिका छिद्र से कहां पहुंच जाएगा, नासिका छिद्र से मुख में पहुंचा, मुख में पहुंचने के बाद इनसे ग्रसनी में पहुंचा, ग्रसनी में पहुंचने के बाद कहां पहुंचेगा, कंठ द्वार में पहुंचा, कंठ द्वार में। और कंठ द्वार में पहुंचने के बाद ये कहां पहुंच रहा है, श्वसनिका में पहुंच रहा है। श्वसनिका वास्तव में क्या होती है, बड़ी बड़ी नली रहती है। श्वसनिका बड़ी बड़ी नली के रूप में रहती है। ठीक है, ये श्वसनिका अर्थात की श्वास नली की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, श्वास नली की। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। राइट, 12 से 14 सेंटीमीटर। अब यह श्वास नली जो होगी, यह श्वास नली जो होगी आगे की तरफ जब बढ़ेगी तो यह श्वास नली आगे जाके दो भागों में बटेगी। जैसे देखिए, ये यहां पे जाने के बाद फेफड़ा में जाएगी। इसके बाद देखिए यहां से जब आएगी, मान लीजिए कि यह श्वास नली है, ये हमारा क्या भी श्वास नली है जो आ रही है। अब श्वास नली जब आएगी तो यह दो भागों में बटेगी, क्योंकि फेफड़ा का दो टुकड़ा दो हिस्सों में ऐसे बटा रहता है। ठीक है, दो भागों में ऐसे बटा रहेगा। तो यहां पर आके श्वसनी क्या होगी कि दो भागों में बटेगी। ये ऊपर वाला श्वास नली है, यह श्वास नली आने के बाद यह दो हिस्सों में बटेगी। तो एक प्रत्येक को हम क्या कहेंगे, तो श्वसनी कहेंगे। क्या कहेंगे, श्वसनी कहेंगे। तो बताइए, श्वास नली जो 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी थी, वह आगे बढ़ने के बाद किसमें बदल गई, तो श्वसनी में बदल गई। किसमें बदल गई, श्वसनी में। श्वसनियों की संख्या कुल कितनी है, तो श्वसनियों की कुल संख्या 2 होती है। श्वसनी की कुल संख्या कितनी, तो 2। ठीक है, अब श्वसनी जो अंदर प्रवेश करेगी, तो श्वसनी अंदर प्रवेश करने के बाद अंदर छोटे छोटे वायु कोष्ठों में बदलेगी। किसमें बदलेगी, वायु कोष्ठों में बदलेगी। यह श्वसनी अंदर जाएगी तो अलग अलग वायु कोष्ठों में बदलेगी। वायु कोष्ठ का मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक छोटा छोटा सा घड़ जिसमें हवा अपने आप को बांध के रखता है। ठीक है, तो यह वायु कोष्ठ छोटे छोटे अंदर होंगे, उसके अंदर आपका एल्वेलाई से कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो यह वायु कोष्ठ श्वसनी के अंदर पाया जाएगा, इसमें यह पहुंचेगी हवा। वायु कोष्ठों की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, तो 3 गुणे 10 के पावर 8। दोनों फेफड़ाओं को अगर मिला देंगे दोनों साइड की, तो इनकी कुल संख्या जो होगी वायु कोष्ठों की लगभग 3 गुणे 10 के पावर 8। और जो इन वायु कोष्ठों की वजह से जो इन दोनों फेफड़ों के बीच में जो जगह बनेगी, जो इनकी आयतन कुल होगी, यह दोनों आयतन, दोनों का आयतन मिलाकर लगभग 400 से 800 वर्ग फीट के बराबर होने की आपकी चांसेस है। अब अलग अलग में अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता है, एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी 400 से 800 हम कह सकते हैं। तो 400 से 800 वर्ग फीट हो गए, और ये क्या हो गया, वायु कोष्ठों की संख्या 3 गुने 10 के पावर 8 हो गई। अब यहां पे पहुंचने के बाद यहां से क्या होती है कि आपकी वायु जो होगी
हार्ट में जाएगी, फिर पूरे बॉडी में रन करेगी, लेकिन श्वसन की घटना मेन यहीं तक आती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी यहीं पर आएगा और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है कि श्वसन की क्रिया में एक्चुअल कहां तक अंग काम करते हैं। हालांकि पंपिंग मशीन के फॉर्म में आपका मेन पंप का काम किसका होता है, फेफड़े का होता है, और यही पंप करके क्या करती है कि सांस को अंदर लेने में महसूस करती है, फिर पंप करके बाहर छोड़ने में मदद करती है। इसमें क्या होता है कि इनमें सबसे ज्यादा क्या बात होती है कि इनके अंदर जो श्वास नली है उनके अंदर सबसे बड़ी बात है कि उपास्थि पाई जाती है। अगर उपास्थि नहीं पाई जाती तो इनमें जिस तरह से कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिस तरह से ये चिपकते हैं, उस समय श्वसनी भी क्या हो जाएगी, चिपक जाती, और चिपकने के बाद हवा का आवागमन बंद हो जाता। ये तो कहिए कि इनके बीच में उपास्थि पाई जाती है, कमजोर प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, जो कम से कम क्या करेगी कि उन्हें चिपकने से बचाएगी। और चिपकने से बचाने का मतलब है कि आसानी से पदार्थ जो होंगे अंदर बाहर जाएंगे, लेकिन किस फॉर्म में, लेकिन वो चिपकेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद यह पंपिंग मशीन काम करेगा, जिसमें पसलियों का रोल बहुत ज्यादा होता है। पसली और पेशी, पसली और पेशी जिस तरह से चिपकेंगे और फैलेंगे, उसी प्रकार से पदार्थों का आदान प्रदान होगा। तो ऐसा ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोग को कि किस प्रकार से कौन कौन से अंग इस क्रिया में, अर्थात श्वसन की क्रिया में मुख्य रूप से हिस्सा ले रहे हैं। अगर ये बातें समझ में आ गई तो श्वसन की घटनाओं, श्वसन की होने वाली क्रियाओं पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, श्वसन की क्रिया विधि के अंदर अगर बात की जाए तो श्वसन की कुल क्रिया विधि 3 चरणों में होती है। चलिए जरा देख लेते हैं उसे। चलिए बात करते हैं श्वसन की क्रिया विधि की। श्वसन की क्रिया विधि किस फॉर्म में होगी? तो श्वसन की क्रिया विधि 3 स्टेजेस में होगी। कितने स्टेजेस में होगी? तो 3 स्टेजेस में इनकी क्रिया विधि होने वाली है। पहला नंबर तो क्या हो जाएगा कि इसमें श्वसन, सांस लेना और सांस छोड़ना, 2 चीजें होगी, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं उसे श्वासोच्छ्वास, यानी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, पहली घटना तो ये। दूसरी घटना में क्या हो जाएगी कि यह ऑक्सीजन का अंदर जाना और ऑक्सीजन का फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, इन दोनों के बीच में संतुलन यह बनाए रखना। ये 2 घटनाएं हो गई। अगर तीसरी घटना इसमें बात करेंगे तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि तीसरी घटना, जिसमें क्या होती है कि आपके बॉडी के अंदर पूरे ब्लड में, पूरे रुधिर में इन गैसों का आदान प्रदान, रुधिर में गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। तो ये 3 स्टेजेस पे पूरी क्या होगी हमारी कि पूरी श्वसन की क्रिया विधि क्लियर होगी। तो पहले हम लोग जानेंगे श्वासोच्छ्वास के बारे में, फिर इन दोनों घटनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं श्वासोच्छ्वास को। तो श्वासोच्छ्वास में 2 प्रकार की घटनाएं शामिल है। कितनी घटनाएं शामिल है? 2 प्रकार की घटना शामिल है। और 2 प्रकार की कौन है? एक प्रश्वास है तो दूसरा उच्छ्वास है। एक कौन सा है? प्रश्वास, तो दूसरा क्या? उच्छ्वास है। एक घटना को कहते हैं प्रश्वास और दूसरी घटना को क्या कहते हैं? उच्छ्वास। अब जरा सोचिए कि प्रश्वास की घटना क्या होती है। प्रश्वास का मतलब होता है इंस्पायरेशन। मतलब क्या कि सांस का इन करना, सांस का इन करना मतलब प्रवेश करना। प्रश्वास का मतलब क्या? सांस का प्रवेश करना। सांस का प्रवेश करने का मतलब है कि ऑक्सीजन अंदर जाएगा। तो ऑक्सीजन अंदर कब जाएगा? कैसे ऑक्सीजन किसी गुब्बारे के फैलून में या बैलून में कैसे जाएगा? जब हम प्रेशर बनाते हैं तब ना अंदर जाता है जी। ये नॉर्मली कैसे जाएगा? तो उस कंडीशन में अगर सीधे बात करें तो इनके अंदर सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल वाला जो पेशी होता है, कोलेस्ट्रॉल का जो पेशी होता है, यह पेशी सिकुड़ती है। पेशी क्या करेगी? सिकुड़ेगी, सिकुड़ती है। और जब पेशी सिकुड़ेगी
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हवा जो होगा आगे प्रेशर बढ़ाएगा, और आगे प्रेशर बढ़ाने की वजह से पसलियां क्या होगी, फैलेगी। पसलियां क्या होगी, फैलेगी। और जब पसली फैलेगी तो क्या होगा कि जो फेफड़े का आयतन है वह घटेगा या बढ़ेगा। कोई भी आपका मान लीजिए कोई भी बैलून है, और बैलून के पसली, बैलून का जो भाग है वो अगर फैल रहा है तो बताइए आयतन घटेगा या बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि पसलियां फैल रही है, मतलब कंफर्म हो गया कि उसका आयतन भी बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ेगा। और जब आयतन बढ़ेगा तो यह ऑक्सीजन आसानी से बताइए ज्यादा आयतन की तरफ आएगा कि नहीं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि यह ऑक्सीजन जो आपके पेशों की सिकुड़ने से और पसलियों के फैलने से इनका आयतन फेफड़े का बढ़ता है और ऑक्सीजन अंदर इन करता है। मतलब वायुमंडल से आपकी श्वसनी के माध्यम से, वायुमंडल से आया, नाक में गया, मतलब नासिका छिद्र से होते हुए, आपका कंठ द्वार से होते हुए श्वास नली में, श्वास नली से होते हुए श्वसनी होते हुए कहां पहुंचा, वायु कोष के लिए। जब श्वसनी से अंदर प्रवेश करता है तो उस कंडीशन में क्या होती है, वहां की पेशियां सिकुड़ती है और पसलियां जो होती है फैलती है, और यह पसलियां फैलने से इनकी आयतन में वृद्धि हो जाती है, और आयतन में वृद्धि होती है तो ऑक्सीजन आसानी से इन करता है। लेकिन यहीं पे दूसरी जो घटना होती है उच्छ्वास की, इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एग्जिट, और एग्जिट का मतलब क्या होता है कि बाहर निकलना। और बाहर निकलने की अगर घटना है तो बाहर निकलने की घटना में क्या होगी कि अंदर से बाहर कब निकलेगा, जब पसलियां सिकुड़ेगी। जब क्या होगी, पसलियां सिकुड़ेगी। जब पसलियां सिकुड़ेगी तो क्या होगी बताइए, तो सिकुड़ने के बाद क्या होगी कि आपका जो आयतन है वह आयतन जाएगा घट। आयतन क्या हो जाएगा, घटेगा। आयतन जब घटेगा तो बताइए कि उसमें रहने वाले मटेरियल पे दबाव ज्यादा पड़ेगा कि नहीं। और जैसे आयतन घटता है वैसे ही जो पेशी है उसके आगे वाली वो पेशी फैल जाती है। पेशी क्या हो जाती है, फैल जाती है। अब जरा समझिए कि यहाँ पे आयतन घट रहा है, पसली सिकुड़ रही है और पेशी फैल रही है, तो जो अंदर वाला मटेरियल है वह बाहर की तरफ निकलेगा कि नहीं। तब बाहर निकलेगा तो यह कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से फिर वह बाहर की तरफ निकल जाती है। क्लियर है। तो यह बाहर की तरफ निकलने की क्रिया उच्छ्वास, और अंदर की तरफ प्रवेश करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं। ऐसा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा। जानते हैं अगले क्लास में अगले घटना के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।